हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का 14 चैप्टर जो कि है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब अभी जो क्लास 11 के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट भी किया होगा और उसमें आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत से लोगों का डर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे, हम लोग को आता नहीं, इतनी सारी रिएक्शंस है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जितने भी रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, ये अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग को आनी चाहिए, सो आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले तो जो बेसिक है ऑर्गेनिक का वो क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए कभी भी आप लोगों को रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगी। आप लोग इजीली बता सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा तभी। सो अगर बेसिक क्लियर करना है तो आप लोगों को 11 के जो चैप्टर है, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन, उसमें आता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर होना और उसके बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर अगर आप लोगों को 12th में अच्छा स्कोरिंग करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोग देखोगे तो चैप्टर के नाम में ही पता चलता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया है। मतलब ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा, ये आप लोगों को सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा। उसकी डिस्कवरी क्या है, कहाँ से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड आया, क्यों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ब्रांचेस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है और ये केमिस्ट्री किसके ऊपर टोटली डिपेंड रहती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नाम से थोड़ा पता चलता है कि अगर आप लोग कहीं पे भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोली जाती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। किसके साथ डील्स करती है वो? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। मतलब टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन किसके अपॉन है, वो टोटली डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि कार्बन के कंपाउंड है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए, हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है 118 और उस 118 एलिमेंट से हम लोग सिर्फ कार्बन को ही ले रहे हैं और एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक सिंथेसिस या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? कार्बन के ऊपर। मतलब ऑब्वियस है कि वो कार्बन एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लोगों को शो करता होगा जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू पूरी की पूरी केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसके कारण हम लोग वहाँ पे कार्बन का ही यूज़ कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि कार्बन ही क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई इतना कि हम लोग कार्बन को ही ले रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कार्बन को ले तो लिया, अब कार्बन को ही लेते हुए कार्बन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जिसके थ्रू हम लोग उससे इतने डिफरेंट रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं सिर्फ अकेले कार्बन के बेसिस के तौर पे? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में बहुत बार आ भी चुका होगा, क्योंकि क्लास 10th में तुम लोगों ने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। तो अभी इसके आगे जाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, कहाँ से मिला ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो था इन द 1675 बोल सकते हो तुम लोग, इन द 1675 तब कोई भी चीज़ नहीं थी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में नहीं हुई थी, ठीक है। किसने भी या फिर कोई भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया था कि लेबोरेटरी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंथेसिस किया हो, ठीक है। सो जो पहले साइंटिस्ट थे निकोलस लेमरी, ठीक है, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था केमिकल सब्सटेंसेस का 3 चीज़ों में। क्लासीफाई द केमिकल सब्सटेंसेस टू 3 टाइप्स या फिर 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। पहला था वेजिटेबल सब्सटेंसेस, उसके बाद मिनरल्स, और उसके बाद एनिमल्स। ठीक है, तो उन्होंने
सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, जिसका साइंटिस्ट का नाम था निकोलस लेम्ब्री। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था केमिकल सब्सटेंसेस का वेजिटेबल सब्सटेंसेस में, मिनरल सब्सटेंसेस में एंड द एनिमल सब्सटेंसेस में। सो वेजिटेबल सब्सटेंसेस मतलब क्या, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किससे मिलते हैं हम लोगों को, वेजिटेबल्स से, ठीक है, जैसे कि साइट्रिक एसिड है, ठीक है, वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से, ऐसा। देन मिनरल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स से, ठीक है। देन एनिमल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था इन द 1675 उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वेजिटेबल सब्सटेंसेस में, मिनरल सब्सटेंसेस में एंड द एनिमल सब्सटेंसेस में। देन उसके बाद हुआ क्या, देन उसके बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस साइंटिस्ट के सामने आते गए जो कि क्या थे, जो कि वेजिटेबल से भी बने हुए थे और एनिमल से भी बने हुए थे। देन उनका जो क्लासिफिकेशन था, जो कि इसका किया था लेम्ब्रे ने, वो क्लासिफिकेशन क्या हो गया गाइस, फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे सामने आ रहे थे जो कि किससे बने हुए थे, वेजिटेबल से भी एंड द एनिमल्स से भी। सो दोनों से बने हुए रहने के कारण वहाँ पे क्या हो गया था कि वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन लेम्ब्रे ने दिया था वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। देन वो फेल होने के बाद फिर और एक क्लासिफिकेशन दिया गया केमिकल सब्सटेंसेस का। देन केमिकल सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू केमिकल सब्सटेंसेस are classified into two types, that is the organic substances and second one is inorganic substances। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या, मतलब ही विच आर obtained from the living organism, which are obtained from the living organism, and inorganic मतलब क्या, which are obtained from the any sources, कोई भी source, any sources but except carbon, except a living organism। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने बोला गया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या, जिसमें किसकी स्टडी करोगे तुम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो सब्सटेंसेस आते हैं उसकी, ठीक है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो हम लोगों को सब्सटेंसेस मिलते हैं हम लोग उसकी स्टडी किस में करने वाले हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात आती है तो एनी सोर्सेस, जो भी सोर्सेस होंगे उसके थ्रू जो हम लोगों को मिल रहे होंगे एक्सेप्ट द कार्बन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी सोर्सेस है इस अर्थ के ऊपर उसके थ्रू जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। देन सबसे पहले तो निकोलस लेम्ब्री ने बता दिया था हम लोगों को वेजिटेबल सब्सटेंसेस, मिनरल सब्सटेंसेस एंड द एनिमल सब्सटेंसेस में क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद केमिकल सब्सटेंसेस का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्लासिफिकेशन बताया गया, ठीक है। बट यहाँ पे ही चीज़ें रुकी नहीं, ठीक है, इसके बाद भी इन 1815, ठीक है, इन 1815 बर्ज़ेलिस जो साइंटिस्ट था तब तक की कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी जो कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया जाए, कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसिस नहीं किया गया था, ठीक है। सो बर्ज़ेलिस का कहना था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हो सकता है इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई तो भी मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स को उसने नाम दिया था विटाल फोर्स। कौन सा फोर्स, विटाल फोर्स, ठीक है। सो ऐसा कोई तो भी एक फोर्स है, विटाल फोर्स है, जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसा किसका कहना था, साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था बर्ज़ेलियस, ठीक है। इन 1815 उन्होंने क्या बोला था कि
कोई भी कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम लोग लेबोरेटरी में कर नहीं सकते। जैसे कि अगर तुम लोग बोलोगे कि मुझे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाना है लेबोरेटरी में, तो उनका कहना था बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी हो भी नहीं सकता कि हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहाँ पे बनाएं, लेबोरेटरी में। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि वो जो सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो बन कैसे रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक मिस्टेरियस फोर्स जिसको बोला जाता है विटाल फोर्स। कौन सा फोर्स? विटाल फोर्स। ठीक है, देन विटाल फोर्स तो हो गया। बट उसके बाद जो एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने, जो साइंटिस्ट का नाम था वोलार, उन्होंने बताया कि जो अमोनियम साइनाइड अगर आप लोग ले रहे हो, तो अमोनियम साइनाइड के रीअरेंजमेंट के थ्रू आप किसको बना सकते हो? यूरिया को। ये किसने बताया था? वोलार ने। ठीक है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि साइंटिस्ट का नाम मैंने बोला था, वोलार। देन इतने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट था इन 1828 वोलार सिंथेसाइज द यूरिया। किससे सिंथेसाइज किया था उसने यूरिया को? अमोनियम साइनाइड से। और उसके रीअरेंजमेंट के थ्रू हम लोगों को मिला था NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज द यूरिया। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि किसने? वोलार में इन द 1828 क्या किया था? सिंथेसाइज किया था। मतलब भी VFT, जो कि इसके पहले के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, बर्जेलियस इन 1850, बर्जेलियस, उन्होंने क्या बोला था कि एक ऐसी मिस्टेरियस फोर्स है, उस मिस्टेरियस फोर्स के कारण, जिसको हम लोग कौन सा नाम दे रहे हैं? विटाल फोर्स। उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था VFT, विटाल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो वो थ्योरी वोलार के इस सिंथेसिस के कारण क्या होगी? फेल्ड होगी। क्या होगी? फेल्ड होगी। ठीक है, किसके कारण? इस वोलार के सिंथेसिस के कारण, क्योंकि वोलार जर्मन साइंटिस्ट जो थे वोलार, उन्होंने क्या बताया हम लोगों को कि यूरिया को हम लोग लेबोरेटरी में उन्होंने सिंथेसाइज किया था। अगर ऑब्वियसली हम लोग यूरिया को, एक सब्सटेंस को अगर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये बात उन्होंने प्रूव कर दी कि उसके पीछे कोई भी एक विटाल फोर्स नहीं, कुछ भी एक मिस्टेरियस फोर्स नहीं था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल चीज़ें क्या थी? केमिस्ट्री। ठीक है, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को आगे पढ़नी है। ठीक है, उससे आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले लेम्ब्री ने हम लोगों को क्लासिफिकेशन दिया था केमिकल सब्सटेंसेस का, जो कि था मिनरल्स सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड द एनिमल सब्सटेंसेस। देन उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द लॉन्ग टाइम, जहाँ पे साइंटिस्ट के सामने बहुत सारे सब्सटेंसेस आते गए, जिसमें क्या था? वेजिटेबल में भी आते थे और वो एनिमल में भी आते थे। देन उन्होंने फिर एक बार उसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये एक बेस्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने हमारे सामने रख दिया। देन उसके बाद बर्जेलियस साइंटिस्ट है, ठीक है, इन 1815 उन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि कोई भी कभी भी इस अर्थ के ऊपर लेबोरेटरी में किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाना इम्पॉसिबल है। हम लोग कभी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कहाँ पे? लेबोरेटरी में। बट ये चीज़ कंप्लीटली रॉन्ग थी। बर्जेलियस ने हम लोगों को एक थ्योरी दी जिसका नाम था VFT, विटाल फोर्स थ्योरी। उनका ऐसा कहना था कि एक मिस्टेरियस फोर्स है सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, और उस फोर्स का नाम उन्होंने दिया था विटाल फोर्स। कौन सा फोर्स? विटाल फोर्स। ठीक है, देन उसके बाद जो न्यू साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है, जिनका नाम था वोलार, इन 1828 उन्होंने क्या बताया है कि अमोनियम साइनाइड के रीअरेंजमेंट के थ्रू, अमोनियम साइनाइड को आप लोग हीट दोगे, उसको रीअरेंज करोगे, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू हम लोगों को क्या मिलता है? यूरिया। ये फर्स्ट सिंथेसिस ऑकर हुआ था किसमें? लेबोरेटरी में। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। ठीक है, और इसके थ्रू प्रूफ हो गया कि ये जो बर्जेलियस की थ्योरी थी वो क्या होगी? फेल्ड होगी। क्लियर है यहाँ तक पे? सॉरी। ठीक है, तो बर्जेलियस की थ्योरी क्या होगी? यहाँ पे फेल्ड होगी। देन अब जाते हैं कि मेनली अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। सो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोली थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। किसके साथ डील्स करती है वो? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब ही क्या? जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन। अब भी हम लोगों का एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ऐसा क्रिएट होता है कि हम लोग कार्बन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने दूसरे इतने एलिमेंट्स थे, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, सो उन 118 एलिमेंट को नहीं लिया, उसमें से कोई एक एलिमेंट को नहीं लिया, बट हम लोगों ने लेते टाइम कौन सा एलिमेंट को लिया है? कार्बन को ही लिया। मतलब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। अभी हम लोग वही प्रॉपर्टी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो, तो कार्बन को ही क्यों लिया गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्बन के बारे में एटॉमिक नंबर कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसे रीजंस थे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है कार्बन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कटायनेशन। कटायनेशन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? कटायनेशन की प्रॉपर्टी। कटायनेशन की प्रॉपर्टी ऐसी बोलती है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। किसका? लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकिंग फॉर्मेशन करता है, खुद होके लिंकिंग करता है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कौन शो करता है? कार्बन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड। इसके अलावा अगर तुम लोग दूसरे देखोगे तो वो ये चीज़ें हम लोगों को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेनली कार्बन की प्रॉपर्टी कौन सी है? कटायनेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी है? कटायनेशन की। क्लियर? कटायनेशन मतलब ये क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। खुद होके वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सो फर्स्ट रीजन क्या है? कटायनेशन। देन उसके बाद सेकंड है आइसोमेरिज्म, ठीक है गाइस। तो आइसो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ जाना क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ पे सेम होने वाली है। क्या होने वाली है? सेम, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे कि देखो, अभी अगर हम लोग बात करते हैं C3H8 प्रोपेन की, ठीक है, C3H8 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में मिलेंगी। प्रोपेन, ठीक है। अब देखो, इस प्रोपेन को हम लोग डिफरेंट वे से कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको स्ट्रेट चेन में डाल सकते हैं, ऐसा, ये हो गई स्ट्रेट चेन, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? इस कार्बन का ऐसा और यहाँ पे दूसरा कार्बन, हम लोग इस वे से भी उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो हम लोग इस वे से भी उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं? ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C3H8 है। यहाँ पे भी कितने हैं? देखो 1, 2 एंड 3 कार्बन। 3 कार्बन आइटम को कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 है। यहाँ पे भी 1, 2, 3 तीन ही कार्बन है, उसको अटैचमेंट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8। बट स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कौन शो करता है? कार्बन कंपाउंड। सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो कार्बन कंपाउंड शो करने के कारण ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। क्लियर? चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन आगे जाते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो सबसे पहले थी कटायनेशन की एंड देन उसके बाद थी आइसोमेरिज्म की। एंड थर्ड है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एंड फोर्थ इज होमोलॉगस सीरीज, ठीक है।
तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे फंक्शनल ग्रुप के स्टडी में आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज बहुत अच्छे से दी है, तो वहाँ पे हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट को बनाने के लिए। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या, अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिन है। ठीक है, पॉलीइथिन। अभी हम लोगों को इससे अगर PVC या फिर पॉलीथीन बनाना है, पॉली मतलब क्या होता है मेनी, और इथिन ग्रुप का फॉर्मेशन अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लार्जर मॉलिक्यूल लेंगे। एक स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था, उस स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हम लोग लार्जर मॉलिक्यूल लेंगे, उन लोगों को ऐड करते हुए जाएंगे, और ऐड के थ्रू हम लोग क्या बनाने वाले हैं उसको पॉलीस में, मतलब क्या करेंगे, एक मोनोमर से हम लोग क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। एक मोनोमर से क्या बनाएंगे हम लोग, पॉलीमर। एक सब्सटेंसेस से हम लोग लाखों सब्सटेंसेस बना सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है PVC, पॉलीअक्रिलोविनिल नाइट्रेट। ठीक है, पीवीसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीवीसी को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं, पीवीसी का। किसका, पीवीसी का। ठीक है, सो मेनली 4 रीजन के कारण हम लोग कार्बन के यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन है कि वो कटायनेशन की प्रॉपर्टी देता है। सेकंड रीजन है कि वो हम लोगों को आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड रीजन है कि वो हम लोगों को पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। एंड फोर्थ रीजन है जो कि क्या है, होमोलॉगस सीरीज, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पॉलीमराइजेशन, होमोलॉगस सीरीज, कटायनेशन की प्रॉपर्टी एंड द आइसोमेरिज्म, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही शो करता है, जिसके कारण हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन की ही स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, ये एक प्रॉपर्टी होगी। और कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बन का हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6। एटॉमिक मास की बात अगर हम लोग करते हैं, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इसका होता है 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, हाँ, और उसके साथ साथ ये क्या होता है, टेट्रा वैलेंट, या फिर टेट्रा उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी। अब ये टेट्रा वैलेंसी क्यों होती है और इसके कितने भी लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी क्यों होती है, तो देखो, अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, कार्बन 6 तो कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये कौन सा हुआ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम लोग उसको एक्साइटेड में भेज रहे हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में हम लोगों को मिलने वाला है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले साइड पे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बन कैसा नेचर शो करता है हम लोगों को, टेट्रा वैलेंसी। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कितने लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में रहता है, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो वो 4 लोगों से क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, और उसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी वैलेंसी कैसी है, टेट्रा वैलेंसी। कैसी वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, और वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, या फिर ऐसे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। और ये नेचर सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है हम लोगों को, कार्बन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। और इसी के कारण इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल डील्स अबाउट द, किसके बारे में हम लोग डील्स करते हैं, मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी किसी करते हैं हम लोग, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। उसके सिवा किसी भी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते नहीं।
और गाइज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोगों को डेली उसकी प्रैक्टिस और उसके साथ साथ आप लोगों को डेली उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर अभी आप लोग ध्यान में रखते हो कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप लोग कंप्लीटली इस सब्जेक्ट को या फिर इस कंसेप्ट को ही भूल जाओ। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग का अच्छा होना चाहिए तो आप लोगों को डेली उसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस वे से किया जाता है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो इन द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट किस वे से करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीथेन के बारे में, और मीथेन में हम लोग देखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब भी मीथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग इस वे से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। अगर इथेन का बोला जाए तो इथेन का हम लोग इस वे से लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस वे से देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग किस वे से दिखाते हैं? इस वे से। जो कार्बन एंड हाइड्रोजन में फॉर्म होने वाला बॉन्ड है जो कि कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वन कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे किस वे से बना है कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने के कारण वहाँ पे वन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका वन कोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ तक कि शायद से आप लोगों ने क्लास 10 तक की पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से नए पोर्शन पे। यहाँ पे एक तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग का स्ट्रक्चरल के हिसाब से था, दूसरा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कंडेंस फॉर्मूला या फिर कंडेंस वे से रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि देखो कंडेंस फॉर्मूला या फिर कंडेंस जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बोलेंगे वो डिराइव कैसे होता है। सो मेनली यहाँ पे हम लोग जो बॉन्ड देते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड दिया था, हम लोग यहाँ पे ये वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, बॉन्ड को हम लोग यूज़ नहीं करते, बिना बॉन्ड के हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे आप लोगों को हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कहीं पे आप लोग को ऐसा दिया CH2 CH2 CH3। कंडेंस है मतलब ऑब्वियसली छोटा फॉर्म होगा, नाम से पता चलता है कंडेंस मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस वे से कर सकते हैं। CH3 बॉन्ड नहीं देंगे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे CH2। कितने टाइम्स है CH2 यहाँ पे? 2 टाइम्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH3 और एक CH2 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, CH2 CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, या फिर कहीं पे अगर तुम लोगों ने ऐसा लिखा है CH3 CH3, इसका कंडेंस फॉर्म आप लोगों को लिखने को बोला गया तो आप लोग कैसे लिखोगे? CH3 CH3। आप लोग यहाँ पे बॉन्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और अगर सेम ग्रुप्स होते हैं तो उसको क्या करते हो आप लोग? ब्रैकेट लेते हो, जितने टाइम्स होंगे उतने टाइम्स उसके पीछे लगा देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट्स में हम लोग क्या लगा देते हैं? जितना टाइम होगा वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सो गाइस इन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहीं पे अगर हम लोगों को दिया है CH3 CH2
CH3, ठीक है, CH3, CH2, CH3 ऐसा दिया है और इसको हम लोग को बॉन्ड के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये जो कार्बन होता है एंड द कार्बन होता है, ये बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो एक कार्बन था तो यहाँ पे हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा, ठीक है, और ये क्या हो गया, तीसरा कार्बन, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हम लोगों का, प्रोपेन का। किसका हो गया, प्रोपेन। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। और हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसको क्या होंगे, हाइड्रोजन भी अटैच होंगे उसी वजह से, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को। किसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को। अगर आप लोग देखोगे तो CH3 को हम लोग इस वजह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका हुआ, ये जो है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, CH3 है। अगर ये ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, C2H5। क्या होता है, C2H5, ठीक है। हो सकता है कभी कभी इसको कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये ले लिया, यहाँ पे अगर कोई OH ग्रुप अटैच हो तो आप लोगों को इस वाले पॉइंट पे किसको अटैच करना पड़ेगा, OH ग्रुप को। किसको, OH ग्रुप को। क्लियर। तो ये था सबसे पहला हम लोगों ने देखा था जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्मूला एंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है। अभी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को और क्लियरिटी आएंगी कि हम लोग किस वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखे थे, इलेक्ट्रॉन डॉट देखा था, बॉन्ड लाइन एंड कंडेंस फॉर्मूला, उसके कुछ क्वेश्चंस। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला जो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दो। तो देखते हैं, हम लोगों को कंडेंस फॉर्मूला गिवन है CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। ये कंडेंस फार्मूला हम लोगों को गिवन है और इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हम लोग किस वे से देंगे, तो कार्बन, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैचेस है, देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। देन सेकेंड, राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ, हम लोग को इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला निकालना है। और देखो स्ट्रक्चर हम लोगों को गिवन है OH, देन CH2 के बाद यहाँ पे दिया है CH, देन CH3 CH, फिर से CH3 CH2 CH CH3 2 टाइम्स। और निकालने को क्या बोला है, राइट द कंडेंस फॉर्मूला ऑफ, इसका क्या निकालना है हम लोग को, ये जो नीचे दिया है हम लोग थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड दिया है इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। क्या निकालना है हम लोगों को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल लीजिए। जैसे कि देखो कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है, उसको OH ग्रुप है, देन यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप अटैच है, देन कार्बन एक हाइड्रोजन और उसको और एक CH3 ग्रुप अटैच, देन CH2 मतलब ये 2 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से एक कार्बन, उसको एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 CH3, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखते हैं स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, 6 हो गया। देन 6 पोजीशन पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। देन इस वाले कार्बन को OH हो गया, देन सेकंड कार्बन को कौन है, CH3 अटैच है, ठीक है।
देन फिर से एक कौन है, CH3 अटैच है, ठीक है। चलो तो हम लोग का परफेक्ट फॉर्मूला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग इस वे से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो कंडेंस में दिया होगा, आप लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चरल निकाल लो। देन देखोगे स्ट्रेट चेन कौन सी आ रही है, जो स्ट्रेट चेन आ रही है वहाँ पे, तो उस स्ट्रेट चेन को ड्रॉ कर लो और देखेंगे कौन से पोजीशन पे कौन कौन अटैच है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे OH था, OH ले लिया मैंने। देन उसके बाद 1 and 2 सेकेंड कार्बन के कौन अटैच है, CH3 ग्रुप, तो CH3 ले लिया। थर्ड कार्बन पे कौन अटैच है, फिर से एक CH3 ग्रुप, वो ले लिया। देन यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रेट चेन हो गई। सो सेकंड पोजीशन पे मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे और एक CH3, तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं। क्लियर हो गया। सो इस वजह से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड वाले का आंसर। देन देखते हैं राइट द कंडेंस फॉर्मूला ऑफ द CH3 CH2 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 CH CH3 COH। इसका क्या निकालना है हम लोग को, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो वो देखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग जानते हैं कंडेंस फॉर्मूला की तरफ। चलिए देखते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे हम लोग अटेम्प्ट। तो हम लोग को बोला राइट द कंडेंस फॉर्मूला ऑफ, क्या दिया है हम लोगों को, CH3 दिया है, CH2 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 CH CH3 COOH, ठीक है। कंडेंस हम लोगों को लिखना है। तो देखो CH2 कितने टाइम्स है, 1 2 and 3 टाइम्स। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं CH2 3 टाइम्स, देन CH3 एंड यहाँ पे ले सकते हैं COOH, ठीक है। सो ये क्या हो गया हम लोगों का कंडेंस फॉर्मूला। CH3 कितने टाइम्स हो गया, CH3 एक ही टाइम था तो यहाँ पे एक बार लिख लिया हम लोगों ने। CH2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, CH3 COOH, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कंडेंस फॉर्मूला। सो गाइज आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द फंक्शनल ग्रुप। इन 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और ये पूरे कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच।